अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमेरिका का रूस पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान, और क्या ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियां पाकिस्तान को चीन और रूस के महवर में धकेल रही हैं। प्रोग्राम में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमेरिका की पहली मुसलमान खातून रुकने कांग्रेस बनने के करीब रशीदा तलीब से मुलाकात। बॉक्सिंग के जरिए पार्किंसंस के मर्ज से लड़ाई। ये कभी गिव अप ना करे जिंदगी में। और भारतीय कश्मीर में मकबूल होता व्हील चेयर बास्केटबॉल का खेल। अमेरिका ने बरतानिया में मुकीम एक साबिक रूसी जासूस और उसकी बेटी को कीमियाई हथियार के जरिए कत्ल करने के इल्ज़ाम में रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं अमान अजहर के पास। अमान, ये बताएगा कि इन पाबंदियों का स्कोप क्या है, किसे टारगेट कर रही हैं ये? जी सारा, ये पाबंदियों का ऐलान ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से कल यानी बुध को सामने आया है, और इन पाबंदियों के तहत अमेरिकी कंपनियों को कोई भी ऐसी डुअल यूज़ टेक्नोलॉजीज या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी या टर्बाइन इंजन्स, इस तरह के साजो सामान को रूस बेचने पर पाबंदी होगी जिसका मुमकिना फ़ौजी इस्तेमाल किया जा सकता है। और कंपनियों को ये साबित करना होगा कि जो भी सामान वो बेच रहे हैं उनकी ये इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि इन पाबंदियों के होते हुए कोई आसान काम नहीं होगा। ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि ये तफसीली लिस्ट है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट माहिरीन है उनका कहना है कि इस तरह की जो डुअल यूज़ टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको रूस बेचने पर ओबामा दौर में पहले ही पाबंदी आयद की जा चुकी है। मज़ीद पाबंदियों का क्या पस मंज़र है उसके बारे में एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया की सेहत मार्च में जहरीले मवाद से मुतासिर होने के बाद अब संभल चुकी है। इसी जहर से 3 माह के बाद 2 मज़ीद लोग भी मुतासिर हुए। इनमें से एक डॉन स्टर्जिस जिंदगी से हाथ धो बैठा, जबकि उनका साथी चार्ली रावली बच गए। मेरे हाथ इसमें लिथड़े हुए थे और मैं आपको बता सकता हूं कि वो तेल के जैसा मवाद था जिसकी बहुत कम बू थी। उन्होंने इसके टेस्ट किए तो मैं हैरान रह गया जब मुझे बताया गया कि वो नोवोचॉक था। इस जोड़े को शायद हदफ नहीं बनाया गया था, लेकिन जिस कस्बे में वो इस जहर से मुतासिर हुए वो उस इलाके सॉल्सबरी से ज्यादा दूर नहीं जहां स्क्रिपल्स को जहर दिया गया था। The police and security services are working urgently to establish the full facts in what is now a murder investigation. तफ्तीशकारों ने उस स्टोर जहां शुबा है कि बरतानवी जोड़ा जहरीले मवाद की जद में आया के कैमरे से ली गई वीडियो के जरिए 2 मुश्तबा अफराद की शनाख्त की है। कयास है कि ये अफराद रूस में हैं। बरतानिया ने रूस पर इस हमले का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि क्रेमलिन ने इसकी भरपूर तरदीद की है। लेकिन मॉस्को की जानिब से इस बात की वजाहत नहीं दी गई कि रूसी साख्ता जहर वहां से बाहर आया कैसे। 2006 में बरतानिया में मुकीम साबिक KGB अफसर अलेक्जेंडर लिटविनेंको पोलोनियम जहर के बायस जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। बरतानिया ने इत्तेहादी ममालिक से जहर के हमले पर रूस की मजम्मत करने को कहा है। सादा हकीकत यह है कि रूस ने बरतानवी सरजमीन पर हमले की मंसूबाबंदी की है, जिसके बायस बरतानवी शहरी की मौत हुई। ये वो मसला है जिसके बायस मेरे ख्याल में दुनिया हमारे साथ आवाज़ मिलाकर इसकी हकीकतन मजम्मत करेगी। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने नोविचक जहर के मामले पर बहुत से रूसी सफारतकारों को मुल्क बदर किया है। अमरीकी दफ्तर खारजा की जानिब से बुध को कहा गया है कि रूस पर मुहलिक जहर के इस्तेमाल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। 1991 के एक अमरीकी कानून के तहत ऐसा करना लाजमी है। जी, ज़राए ब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इन पाबंदियों के ऐलान के बाद से जो रूसी करेंसी रूबल है वो 2016 के बाद से अपनी कम तरीन सतह पर जा पहुंची है। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि फ़िलहाल मॉस्को की जानिब से नई अमरीकी पाबंदियों के बारे में कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जी अमान अजहर हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। अमेरिका रूस के ताल्लुकात की हमने बात की, अब कुछ बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की। ट्रंप इंतज़ामिया का पाकिस्तान पर दबाव किसी से छुपा नहीं, और इसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान की चीन और रूस की जानिब बढ़ती हुई गर्मजोशी भी सबके सामने है कि यह सूरत हाल पाक अमरीका ताल्लुकात के मफाद में है, और खुसूसन चीन के साथ गहरे मुआशी रवाबित का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। इसी बारे में हम बात करेंगे हमारी आज की मेहमान से, जो है सफ़िया गौरी अहमद। ये ओबामा दौर में अमरीकी महकमा खारजा और फिर सेनेट में जनूबी एशियाई उमूर की मुशीर रह चुकी हैं।
सफिया, वेलकम टू व्यू 360। Thank you, Sarah. हमने जो चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और उनके जिस तरह के मुमकिन नताइज हो सकते हैं उसके बारे में इस्लामाबाद में 2 एनालिस्ट से बात की। एक तो हैं तहकीकी इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ से मुंसलिक तज्ज़ियाकार नजम रफ़ीक और दूसरे पाकिस्तान के लिए साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि उन्होंने क्या कहा और फिर उसके बाद हम सफिया से इसी मौजू पर मज़ीद बात करेंगे। एक तरफ से अगर अमेरिका प्रेशर डालता है IMF पे और पाकिस्तान को एक कॉर्नर में पुश किया जाता है तो पाकिस्तान को ज़ाहिर है अपने दोस्तों से कोई ना कोई मदद तो लेनी ही होगी। और मैं समझता हूँ कि वो लोन्स के तौर पे चाइनीज़ की तरफ नहीं जाएगा। मेरा ख़्याल है कि नई आने वाली हुकूमत चीनियों के साथ इस बात पे मज़ीद डायलॉग करेगी कि हम किस तरह चीनियों के साथ CPEC प्रोजेक्ट्स के हवाले से इंपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। चीन ने कभी पाकिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं की है और पाकिस्तान के जो अपने सिस्टम को और अपने तरीक़े को कभी उसने कंटेस्ट नहीं किया है, चैलेंज नहीं किया है। यानी कि चीन में जब कम्युनिज़म अपने उरूज पे था उसने पाकिस्तान में कभी कम्युनिज़म लाने की कोशिश नहीं की। तो मैं नहीं समझता हूँ कि चीन का असर कोई हमारे ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा। हमारी दोस्ती ज़रूर है लेकिन पाकिस्तान जो करना चाहता है वही करेगा। दो बातें कि एक तो अमेरिका की तरफ से अगर प्रेशर बढ़ेगा तो पाकिस्तान फिर अपने दोस्तों की तरफ जाएगा, वो चीन है, लेकिन चीन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। सवाल यह है कि चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती कम्प्लीटली नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड तो नहीं कही जा सकती। क्या कहेंगे आप इस बारे में? आई एग्री सारा, नो स्ट्रिंग्स अटैच तो बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि वो लोन्स जो होते हैं उसके दिस इज़ अ वेरी टिपिकल चाइनीज़ स्ट्रेटजी। मतलब लोन्स देंगे फिर उसके साथ उसके कंडीशंस ओनर्स होंगे, फिर जब पाकिस्तान वो पैसे नहीं दे पाएगा तो फिर उसकी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो जाएगी वो टेरिटरी पे। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ चाइनीज़ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इन अ रीजन। तो ये पाकिस्तान में ये हो सकता है। अच्छा, एक एग्जांपल इस वक्त हम देख रहे हैं जो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स कोट कर रहे हैं और वो श्रीलंका की एक पोर्ट की है, हम्बनटोटा उसका नाम है। और उसमें इशू ये हुआ कि वो पोर्ट जितना प्रॉफिट उसको जनरेट करना था नहीं कर पाई। चाइनीज़ कंपनी ने उसको टेक ओवर किया। 99 ईयर्स की उनके पास लीज़ है और 70% स्टेक उन्हीं के पास है। और डील इस तरह का है कि इससे जो जनरेट होगा फंड्स उनसे फिर श्रीलंका चाइना के कर्ज़े वापस करेगा। अमेरिका और इंडिया दोनों को ख़दशा ये है कि ये जो श्रीलंकन बेस है इसको चाइना एक नेवल बेस के तौर पे भी यूज़ कर सकता है। क्या इस तरह का सिनेरियो आप पाकिस्तान में डेवलप होता देख सकते हैं इन द फ्यूचर, जहां पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स चाइना इस्तेमाल करे, एक तो लोन्स की रीपेमेंट के लिए और दूसरा अपने मफाद को, अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए? एब्सोल्युटली, आई थिंक ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये पोर्ट्स के, दिस इज़ समथिंग चाइना इज़ वाचिंग वेरी क्लोजली। मतलब दे नो कि जब ये लोन्स देंगे और ये जब इसकी पेमेंट वापस नहीं हो सकती है तो उनकी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो जाती है ये पोर्ट्स के ऊपर। एंड इन द साउथ चाइना सी, इन द इंडियन ओशन, दीज आर वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस उन चाइनीज़ के लिए, अपनी चाइनीज़ गुड्स के लिए। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट द US गवर्नमेंट, जब मैं गवर्नमेंट में थी 2013 में, जब IMF लोन जब प्रीवियसली इशू हुआ था, दिस वाज अ मेजर इशू। द रीज़न वाई US वाज पुशिंग के ये लोन को सपोर्ट करें क्योंकि वी वांटेड टू बी इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग श्योर कि जो कंडीशंस लगाए हुए थे वो लोन के ऊपर, इट वाज समथिंग जो हम चाह रहे थे कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ सके कंट्री में। एंड दिस इज़ द सेम थिंग जो नई गवर्नमेंट बन रही है, दीज आर द सेम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं कंट्री में, these are the issues that the investors are going to look at. Tax base बढ़ा रहे हैं, reforms हो रहे हैं, regulatory controls क्या हो रहे हैं. So these are very important issues that जो IMF की लोन के साथ जो कंडीशंस लगाए हुए रहते हैं are something that the US is invested in. और ये वो कंडीशंस हैं जो चाइना नहीं लगाता जब वो पाकिस्तान को लोन देता है। लेकिन एक तरफ आपने बात की कि अमेरिका इन लोन्स को सपोर्ट करने की बात करता था। अब हमने देखा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेओ ने कहा कि हम IMF से कहेंगे कि वो लोन ना दे पाकिस्तान को ताकि इस तरह का लोन कहीं चाइना के कर्जे उतारने के लिए इस्तेमाल ना हो जाए। तो ये US पॉलिसी में जो शिफ्ट है आपके दौर, आप जिस वक्त थी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा, और अब इसको आप कैसे देखती हैं फिर? आई थिंक ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन है पाकिस्तान की तरफ, इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। क्योंकि जब 2013 और 2010 में जब मैं गवर्नमेंट में थी तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में देयर वाज लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म कि पाकिस्तान पे इतना दबाव नहीं हो रहा है और यू आर वेरी सॉफ्ट ऑन पाकिस्तान।
The reason was is we wanted to make sure कि US और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक और रिलेशनशिप वो कायम रहे और वो मजबूत हो. And I think that was the big push के देखो जो मिलिट्री डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स है उसको वो स्ट्रेंथन करें हम. लेकिन दूसरी तरफ अब ये बताइए, आपने कहा कि अभी ये मिस्टेक है, लेकिन जब ओबामा इंतज़ामिया का दौर था तब भी वो नताइज नहीं हासिल हो सके पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में जो उस वक्त जिसकी कोशिश की जा रही थी. तो क्या इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है उसके अलावा फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या ऑप्शन देखती हैं? बिकॉज गोल अगर अफ़गानिस्तान में पीस लाने का है. I think the main point is to make sure कि conversation maintain हो, right? Diplomatic ties maintain हो और वो जो relationship वो बढ़ती है, it's कि अपनी allies के साथ is making sure कि those conversations are ongoing. Whether it's about the loans, whether it's about security assistance, whether it's about congressional assistance, that shows वो allies को कि हमारी दोस्ती बढ़ रही है, we trust you. और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो इस एडमिनिस्ट्रेशन में वो बात नहीं हो रही है. और अब एक और बड़ी चीज़ हमने ये देखी है कि पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है रशियन मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ कि पाकिस्तानी अफसरान मिलिट्री के वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करेंगे. ये भी एक ऐसी चीज़ है जो पहले कभी नहीं हुई और इसके बारे में हम कोशिश करेंगे हम आने वाले प्रोग्राम्स में आपके साथ मज़ीद बात करें. सफ़िया गौरी अहमद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और दुनिया भर से इस वक्त मज़ीद अहम खबरें हम देखेंगे हमारे सेगमेंट वर्ल्ड व्यू में, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलूँ कि आज अफ़गानिस्तान में 26 साल बाद मुल्क की फ़िज़ाई हदूद का कंट्रोल अफ़गान हुकूमत को मुंतकिल कर दिया गया है. इससे पहले ये ज़िम्मेदारी बैन अक़वामी अफ़वाज संभाल रही थी. दुनिया भर से मिलने वाली कुछ और अहम खबरें अब देखते हैं वर्ल्ड व्यू में. इसराइल ने गजा की पट्टी के इलाके में गुज़श्ता रात मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले किए हैं, जबकि फ़लस्तीनियों की जानिब से भी जवाबी रॉकेट हमले किए गए. अक़वाम मुत्तहिदा के मशरिक़ वस्ता में मुआविन ख़ुसूसी का कहना है कि अगर इस तशद्दुद को फ़ौरी तौर पर नहीं रोका गया तो हालात जल्द बदतर हो सकते हैं. ये तशद्दुद एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइल और फ़लस्तीन की जानिब से सुलह के बारे में मस्बत तासुरात का इजहार किया जा रहा था. इंडोनेशिया के जजीरे लॉम्बॉक और बाली में जुमेरात के रोज़ 6.2 शिद्दत का एक और ज़ल्ज़ला आया है जिसने लोगों में शदीद खौफ पैदा कर दिया. हुकाम का कहना है कि इससे पहले इतवार को मुल्क में आने वाले ज़ल्ज़ले से अब तक 347 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि करीबन 1,500 अफराद ज़ख्मी हैं. 1,65,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हुए हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं. जनूबी अमेरिका के मुल्क अर्जेंटीना में अस्कात हमल के हक़ के मुखालिफिन मुल्क के सेनेट की जानिब से अबॉर्शन मुखालिफ फैसले पर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं. अर्जेंटीना की सेनेट ने हमल के पहले 14 हफ्तों के दौरान अबॉर्शन के इंतखाब के हक़ की कानूनी इजाज़त देने के खिलाफ 31 के मुकाबले में 38 वोट से फैसला दिया है. अर्जेंटीना में अबॉर्शन की इजाज़त सिर्फ रेप और माँ की जान को लाहक खतरे के पेश नज़र दी जाती है. पहली बार एक मुसलमान खातून अमेरिका में रुकन कांग्रेस बनने के करीब हैं. उनसे आपको मिलवाएंगे कुछ ही देर में. पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर. अमेरिकी सियासत में डोनर्स का बहुत अहम किरदार है. उनका पैसा सियासतदान को ताकत के ऐवानों तक पहुंचा सकता है, लेकिन नाक़दीन कहते हैं कि इस तरह पैसे वाले कुछ अनासर के अपने हाथों में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है. अमेरिकी पॉलिसियों को डोनर्स किस हद तक मुतासर करते हैं, इस बारे में जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट. एक और हफ्ता और सदर ट्रंप का ट्विटर पर एक और जंगजुआना पैगाम. अब की बार इसका निशाना है चार्ल्स कोक, रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के अमीर तरीन और सबसे ताकतवर हामी. रियासत कोलोराडो में डोनर्स के एक इजलास में चार्ल्स कोक ने ट्रंप इंतजामिया की तजारती पॉलिसियों पर तनकीद की. जब लोग तिजारत में माशी तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी अपनाते हैं तो वो रुकावटें खड़ी करते हैं जिनसे सबको नुकसान होता है. सदर ट्रंप और चार्ल्स कोक के दरमियान सबसे बड़ा इख्तलाफ अमेरिका और इसके तजारती पार्टनर्स के दरमियान महसूलात के मामले पर है. सदर और मैं ये समझते हैं, और जैसा कि इंतजामिया के तकरीबन 15 अरकान भी बारहा कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि गैर मुनसिफाना तरीकों से तिजारत का खात्मा हो, मगर जब तक ये नहीं होता सदर ट्रंप उन पर दबाव डालते रहेंगे. सदर ट्रंप और कोक के दरमियान लड़ाई ने अमेरिकी सियासत में दौलतमंद डोनर्स के असर और रसूख की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है. कोक नेटवर्क, जो कि अमूमन रिपब्लिकन पार्टी के कम टैक्सों और कम कवायद ज़वाबत की पॉलिसी की हमायत करता है, नवंबर में कांग्रेस के वस्त मुद्दती इंतखाबात में तकरीबन $40 करोड़ खर्च करने का इरादा रखता है. अमरीकी कानून के तहत इनफरादी तौर पर शहरी सिर्फ $2700 तक के अतियात बराह रास्त किसी उम्मीदवार की तंजीम को दे सकते हैं.
मगर पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज के जरिए रकूम अतिया करने पर कोई हद मुकर्रर नहीं। बड़ी कंपनियां जैसे कोक इंडस्ट्रीज उम्मीदवार के जीतने पर तवक्को रखती हैं कि उम्मीदवार उनके एजेंडा की हमायत करेगा। जब वो मुंतखब हो जाते हैं तो उन्हें अगले इंतखाब की फिक्र लाहक हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि मैं इन अमीर डोनर्स को कैसे खुश करूं, और अगर मैंने उनका ख्याल ना किया तो वो मुझे इस ओहदे से हटा भी सकते हैं। अमरीकी निज़ाम के नकाद इसे पे टू प्ले कहते हैं, मगर ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है। खुसूसन सन 2010 के सुप्रीम कोर्ट के सिटीजन्स यूनाइटेड नामी फैसले के बाद इस फैसले में कहा गया कि बड़ी कंपनियों को आज़ादी राय का हक हासिल है और उनके उम्मीदवारों के लिए एहतियात पर कोई हद नहीं। इसके बाद से पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज और कोक नेटवर्क जैसे ग्रुप्स की जानिब से सियासी पार्टियों के लिए एहतियात में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। पैट्सी वराकुसवारा के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। नवंबर में अमरीकी कांग्रेस के इंतखाबात होंगे और अमरीकी रियासत मिशिगन से कांग्रेस की नशिस्त के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार मुंतखब हुई हैं एक मुसलमान खातून रशीदा तलेब। रशीदा रियासती असम्बली की रुकन भी रह चुकी हैं और अब मुमकिन है कि वो अमेरिका की पहली मुसलमान खातून रुकन कांग्रेस भी बन जाएं, क्योंकि उनके खिलाफ फ़िलहाल कोई नहीं खड़ा। आइए उनसे मिलते हैं। इल्हाम जबारा रियासत इलिनॉय के शहर शिकागो से 6 घंटे का सफ़र करके रियासत मिशिगन के शहर डेट्रॉइट में रशीदा तलेब के प्राइमरी इलेक्शन में उनका साथ देने के लिए आई हैं। एक मुसलमान अमरीकी, अरब अमरीकी और फ़लस्तीनी अमरीकी के तौर पर मैं यहाँ हूँ। मिशिगन का ये इलेक्शन अमेरिका भर में बसने वाले मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर से मुसलमान ख़वातीन के लिए तारीखी नौयत का हामिल है, क्योंकि रशीदा तलीब उनके लिए अमरीकी सियासत में नए दरवाजे खोल रही हैं। मुझे नौजवान ख़वातीन के पैगामात मिल रहे हैं, जैसे न्यूयॉर्क से ये पैगाम, आप मुझे नहीं जानती लेकिन मेरा नाम हुमा है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं न्यूयॉर्क से इस इलेक्शन को देख रही हूँ। इसके बारे में सोचने से मैं जज्बाती हो जाती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त है। वो ऐसे लोगों को बाहर निकाल रही हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं, न सिर्फ नौजवान बल्कि ऐसे लोग जो यहाँ पैदा हुए लेकिन उन्होंने कभी वोट नहीं डाला क्योंकि उन्हें अपनी हुकूमत पर एतमाद नहीं था। उन्होंने एक नई नस्ल तैयार की है जो अमरीकी सियासत में कदम रखना चाहती है। प्राइमरी इलेक्शन में जीत का दिन रशीदा के लिए खुद भी बहुत जज्बाती और अहम था। मैं अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो फ़लस्तीन के मगरिबी किनारे से हैं। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और वो अपनी टीवी की स्क्रीन्स के सामने जमे बैठे हैं। मेरी नानी, खालाएं, अंकल्स फ़लस्तीन में सब मुझे इस इलेक्शन में जीतता हुआ देख रहे हैं। और चूंकि रिपब्लिकन पार्टी ने उनके मुखालिफ यहाँ से कोई उम्मीदवार अब तक खड़ा नहीं किया है, तो इस जीत के बाद उनके लिए अगला कदम अमरीकी कांग्रेस के रुकन के तौर पर हल्फ उठाना होगा। अमेरिका की पहली मुसलमान खातून रुकन कांग्रेस, जिस लम्हे का इंतजार अब अमेरिका भर में मुसलमान कर रहे हैं। वो रशीदा में खुद को देखते हैं। रशीदा कांग्रेस में उनकी आवाज़ और उनका चेहरा होंगी, और रशीदा का कांग्रेस में होना इस बात की दलील है कि मैं भी आपकी तरह अमरीकी हूँ। रशीदा की तरह और भी मुसलमान खवातीन हैं जो इस साल के अमरीकी इलेक्शन में अमरीकी कांग्रेस पर नजरें जमाए हुए हैं, जैसा कि सोमाली अमरीकी इल्हान उमर जो रियासत मिनेसोटा से इलेक्शन लड़ रही हैं। केन फॉरबॉ के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। पार्किंसंस डिजीज़ आसाब को मुतासर करने वाला एक मर्ज़ है जिससे इंसान के जिस्म में लर्जिश पैदा हो जाती है और उसके लिए अपना तवाज़ुन कायम रखना भी मुश्किल हो जाता है। मारूफ बॉक्सर मोहम्मद अली इसी मर्ज़ का शिकार थे। आइए अब आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो बॉक्सिंग के ज़रिए ही पार्किंसंस के मरीजों की मदद भी कर रहे हैं। पार्किंसंस की बीमारी से मुतासरा ये बॉक्सर्स हफ्ते में 2 बार मिलते हैं। 3, 4 नील आइजनर में पार्किंसंस की तशखीस 6 साल पहले हुई थी। वो बॉक्सिंग के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले पहले चंद लोगों में से एक हैं। One big step forward, one big step to the side. I think Alec, who's the teacher. मेरे ख्याल से हमारे कोच एलेक पार्किंसन से पैदा होने वाली बड़े मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं। मसलन लोगों को चलने में दिक्कत होती है या लोग चलते चलते गिर जाते हैं। वो ऐसी वर्जिशें कराते हैं जिससे आपकी टांगें मजबूत होती हैं। और तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिलती है, और मुझे भी यही मसला है।
پارکنسنس کے مریضوں کی آواز ہلکی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ آپ کو سن نہیں پاتے، تو وہ ہمیں صاف اور اونچا بولنے کے لیے کہتے ہیں۔ You're gonna do 10 punches. You're gonna say out loud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go! My aunt has a gym in Westchester, New York, and she does. میری آنٹی کا ویسٹ نیو یارک میں ایک جم ہے جہاں وہ ایسا ہی پروگرام چلاتی ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے جم بلا کر اپنا پروگرام دکھایا اور کہا یہ میرے کام میں مددگار ہوگا۔ ایلک کو یہ پروگرام اچھا لگا اور وہ اس کے لائسنس یافتہ کوچ بن گئے۔ Typical boxers program. They focus on. یہ ایک عام باکسنگ پروگرام ہے جس میں توازن، ہاتھوں اور آنکھ کے ربط، رد عمل کے دورانیے اور فٹ ورک پر کام کیا جاتا ہے۔ اس میں مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ باکسنگ میں نمبرز اور مکوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ جب میں کوئی نمبر بولوں تو انہیں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے تاکہ جسم اور دماغ ایک ساتھ کام کرے۔ تحقیق کے مطابق ورزش ڈوپامین کو بڑھانے میں زیادہ مدد کرتی ہے۔ عام طور پر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پارکنسنس کے مریضوں کو اپنے کلینک سے باہر ایکسرسائز پروگرامز میں حصہ لینے کے لیے بھیجوں۔ راک اسٹیڈی باکسنگ بہت اچھا پروگرام ہے اور کافی مشہور بھی ہے۔ 1 2 3 6 وکٹوریا ہبرڈ کے بائیں ہاتھ میں لرزش ہے جو بعض وجوہات کی بنا پر بڑھ جاتی ہے۔ اگر مجھے سردی یا گرمی لگے یا میں مجمع میں ہوں تو مجھے بڑی بے چینی ہوتی ہے اور پھر میں کانپنے لگتی ہوں اور کبھی اس کو روکنے کے لیے میں اپنے ہاتھ پر بیٹھ جاتی ہوں۔ لیکن یہاں وکٹوریا ان لوگوں کے سامنے اپنی بیماری چھپانا ضروری نہیں سمجھتی۔ ان 4-5 مہینوں میں ہم سب ایک دوسرے کے بہت قریب ہوئے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تجربے شیئر کرتے ہیں۔ اس طرح کے پروگرامز نہ صرف مریضوں کو پارکنسنس جیسی لاعلاج بیماری سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ انہیں یہ احساس بھی دلاتے ہیں کہ وہ اس مشکل سفر میں تنہا نہیں ہیں۔ فائزال مصری کے ساتھ عمران جدون، اردو VOA۔ اور آخر میں چلتے ہیں بھارتی کشمیر، جہاں اب کئی ایسے نوجوانوں نے کھیل کے میدان میں لوہا منوانے کی ٹھان لی ہے جو مختلف حادثات میں اپاہج ہو گئے تھے۔ سری نگر میں ویل چیئر باسکٹ بال کے ایک ورکشاپ کے بارے میں دیکھتے ہیں زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ۔ مختلف حادثات کے نتیجے میں جسمانی طور پر معذور ہونے والے یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہمت مرداں مدد خدا کی عملی تصویر ہیں، کیونکہ انہوں نے جسمانی معذوری کو پس پش ڈالتے ہوئے زندگی میں کچھ کر دکھانے کی ٹھان لی اور اس کے لیے انہوں نے چنا ہے کھیل کا میدان۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی، جینے کا من نہیں تھا، پیرنٹس بھی سفر کر رہے تھے میرے ساتھ ساتھ۔ اینڈ دین آفٹر جب سے میں گیمز میں آئی ہوں مجھے بہت اچھا لگا اور آج میں ایک نیشنل پلیئر ہوں، اپنے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انشا بشیر اور انہی کی طرح تقریباً 2 درجن معذور نوجوانوں نے سری نگر میں منعقد کرائے گئے ویل چیئر تک محدود باسکٹ بال کے 3 روزہ ورکشاپ میں حصہ لیا۔ ویل چیئر باسکٹ بال ایک ایسا پیرا سپورٹ یا کھیل ہے جو 1960 سے پیرالمپکس یعنی معذور کھلاڑیوں کے درمیان جسمانی کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلے میں کھیلا جاتا ہے۔ یہ کھیل اب بھارت کے زیر نظام کشمیر میں بھی مقبول ہو رہا ہے۔ انشا بشیر نہ صرف یہ کھیل خود کھیلتی ہیں بلکہ اسے دوسروں کو کھیلنا سکھاتی ہیں۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ایک تو ہم ان کو ویل چیئر باسکٹ بالز کو ان کو سکھائیں جس سے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ انکلوژن ہو سکے ہمارے یہاں اسپورٹس کے تھرو۔ کشمیر میں گرلس کو پروموٹ کیا ہے جو 4 گرلس اس بار ہیں، تو یہ شیور ہے کہ اس بار گرلس بھی کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل پارٹیسپیٹ ضرور کرے گی۔ بھارت کے زیر نظام کشمیر میں گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے جاری شورش کے دوران تشدد کا شکار ہونے کے نتیجے میں معذور افراد کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ٹریفک حادثوں میں بھی نوجوان معذور ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے انشا بشیر کا پیغام ہے، میری یہ جو باسکٹ بال ہے میری زندگی بن چکی ہے اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کبھی گیو اپ نہ کرے زندگی میں۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پریشانیاں آ جاتی ہے، ایکسیپٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، ہر کسی کو ٹائم لگتا ہے۔ معذور کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ورکشاپ کا ایک ہی پیغام ہے کہ میری صلاحیت میری معذوری سے زیادہ طاقتور ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمین، اردو VOA سری نگر۔ اور اس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔